Here we are going to discuss detailed study about measurement of length. In the previous lecture, I told you that how can we measure the length. When we talk about length, it's really means many. बहुत सारा मीनिंग निकलता है इसका. लेंथ का मतलब बहुत सारी चीज़ आ जाती है. पूरी दुनिया की बात करनी पड़ेगी. वो चीज़ जो आंखों से दिखती है, which we cannot see by our naked eyes, which we can see by our naked eyes, जो आंखों से दिखता है वो भी जो नहीं जो दिखता है, ठीक है ना, उसको हम जो हाथ की रेंज में आता है उसको मीटर और मिलीमीटर में मेज़र कर लेते हैं. जो हाथ की टच में आता है, जो जिस बॉडी के सर्कमफेरेंस में आता है उसको हम मिलीमीटर सेंटीमीटर में मेज़र कर लेते हैं. जो आंखों से नज़र आ रहा है उसको मीटर में मेज़र कर लेते हैं. जो आंखों से नज़र नहीं आ रहा उसको हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं. और दो चीज़ नज़र नहीं आती आंखों से. एक जो कि बिल्कुल ही टाइनी है, बिल्कुल चुक्स में है, एकदम छोटा है, माइक्रो है, जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये हमको आंखों से नज़र नहीं आता. एक वो जो वाकई दुनिया से सबसे बड़ा, जैसे साइज ऑफ अर्थ, साइज ऑफ प्लेनेट, साइज ऑफ स्टार. तो ये सब की बात आपको फिजिक्स में आना चाहिए. तो यहाँ मैंने आपको बोला था कि अब हम लेंथ को डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, आपको इसमें रट्टा नहीं मारना है, ना इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है. लेकिन ये नॉलेज, मैंने आपसे पहले बोला साइंस का मतलब नॉलेज. आपने साइंस लिया है मतलब पास होना नहीं है, आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है. तो आपको हम जो दे रहे हो नॉलेज दे रहे हो. पास करने के लिए मैं आपको 4 क्वेश्चन बता दूंगा, आप लिख के आ जाना, पास हो जाओ. बट वो बात नहीं बनता, मज़ा नहीं आएगा. जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इतना क्लासिफिकेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये भी मैं गारंटी से बोलता हूँ. मिल जाए तो आप मुझे बोलना कि मुझे मिल गया, मुझे सेंड कर देना. अब आता है आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ मैंने यहाँ पे बात किया है. मैंने आपको बताया कि जो हमारी बॉडी की रेंज में आता है, जैसे हमारे सर ने बोला ड्रॉ द 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ द 10 सेंटीमीटर, हम मिलीमीटर स्केल निकालते हैं और ड्रॉ कर देते हैं. किसी ने बोला व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ योर रूम, सो आप बड़ा मीटर स्केल लेके और इंची टेप लेके आप उससे में, वो भी मीटर स्केल ही. आप बोलोगे यहाँ से सूरत स्टेशन का डिस्टेंस क्या है, अब आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे इतना किलोमीटर. समझना ध्यान. फिर आपसे कोई बोले कि ये यहाँ पे हवा है, ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का साइज बताओ. अब दिखेगा तो साइज बताऊंगा ना, तो नज़र ही नहीं आ रहा तो साइज कहाँ से बताएंगे. तो वो भी हमको फिजिक्स में तो करना ही पड़ेगा. साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ, बिकॉज हियर इज ऑल गैसेज आर देयर. एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज. इन दिस गैसेज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फलाना ढिकाना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल गैसेज आर देयर. बट कैन वी कैच देम? Can we find their length? Can we find the size of the molecule? It's impossible. For us it is impossible physically, but it is done already. Scientists have done this whole task. So here we are going to discuss the measurement of length with range wise and which instrument is used for a particular type of length to measure, and what are the examples. I have also put one column for examples to make you clear that exactly what is going on over here. So as far as, now let's go from here. When we talk about the range, so 1 millimeter, 10 raised to power minus 3 meter means 1 millimeter to 100 meter. We use the meter scale. And for example, if you want to measure the length of a page, if you want to draw line segment of 10 centimeter, or you want to measure the room, the length or breadth of your room, you have to use your meter scale. So for this range we use meter scale. Length of the room is example, or you can also add here length of the page. तो एक पेज का लेंथ मेजर करना है तो ऐसा होता है. अब आता है आपके पास इससे छोटा जाओ. मान लो मैंने आपको बोला ये जो बाल है इसकी मोटाई बताना है, या ये जो ये सपोज ये पाइप है, पाइप ले लो, पेंसिल है, मार्कर,
अब इस मार्कर का मोटाई बताना है, इसका थिकनेस बताना है। इसके लिए क्या है, अब ये मिलीमीटर से आपके स्केल से आप मेजर करोगे तो सही मेजरमेंट नहीं है। कौन सा स्केल, जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। उसके लिए हम लैब में जाएंगे और वहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स उठाएंगे। वर्नियर कैलिपर्स की रेंज होती है 10⁻⁻⁴ मीटर। फॉर एग्जांपल मैंने बोला रेडियस ऑफ वायर मतलब डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर मतलब थिकनेस ऑफ वायर। डायमीटर का मतलब हो गया बच्चों थिकनेस ऑफ वायर। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो मेरा लेक्चर मजा आएगा, और आपको रट्टा मारना है तो फिर यहाँ रट्टा मारने की एक भी चीज़ नहीं है, आप इसको बंद कर दो। मेरे पास रट्टा मारने का बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको समझना है तो ही यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। अगर किसी की रट्टा मारने की आदत है तो उसको यहाँ कोई भला होने वाला नहीं है। फिर वो टेक्स्ट बुक उठाए अपना पढ़ना शुरू कर दे, उसमें भी बुराई नहीं है, सबका अपना अपना चॉइस होता है। बट फिजिक्स मीन्स नेवर ट्राई टू रट्टा। सो मैंने बोला कि अगर हम एक पाइप है, सपोज पाइप या पेंसिल या रिफिल, और उसका साइज निकालना चाहते, साइज मीन्स उसका डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस, हम डायमीटर डायरेक्ट रेडियस निकालना चाहते हैं या डायमीटर निकालना चाहते हैं, या उसकी थिकनेस, एक ही बात है, डायमीटर मतलब थिकनेस। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे फिर ये मेरा मीटर स्केल यूज नहीं आएगा, क्योंकि रेंज बदल गया, रेंज बदल गया। अभी रेंज इतना हो गया तो मैं वर्नियर जाऊँ। अब उससे भी छोटी चीज़ में मान लीजिए मेरे बाल लेता हूँ और बाल का थिकनेस निकालूंगा। उसके लिए अब वर्नियर कैलिपर्स में तो बाल फंसेगा ही नहीं, उसमें फिट ही नहीं होगा, तो अब क्या करें, अब दूसरा चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए हम स्क्रू गेज होगा, ये भी हमको लैब में मिलेगा, ये भी हमको लैब में मिलेगा। ये सब इंस्ट्रूमेंट लैब में मिलेंगे, आप इस साल प्रैक्टिकल करेंगे। तो रेंज बदल गया। अब मैं बाल की साइज की निकाल रहा हूँ, मेरे बाल है, बाल, उस बाल का सपोज आपको निकालना है, ये पेज नोटबुक का जो पेज है उसकी मोटाई निकालना है, तो उसके लिए स्क्रू गेज ही सबसे बढ़िया है। अब मान लो एक कांच की सीट है, उसकी आपको मोटाई निकालना है, तो उसके लिए स्पेरोमीटर, तो इसके लिए हमने बनाया। तो देखो रेंज के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बदल रहा है, इसलिए मैंने जो आपसे पहले बोला कि जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको कहीं इतना सिस्टमेटिक अगर मिल जाए तो आप मेरे को सेंड कर देना। चलो, तो यहाँ पे आता है 10⁻⁻⁵ मीटर, मतलब थिकनेस ऑफ हेयर निकालना हो तो 2 स्केल फेल हो जाएंगे, मीटर स्केल काम नहीं आएगा, वर्नियर भी काम नहीं आएगा। इसके लिए हम स्क्रू गेज है, स्पेरोमीटर, स्पेरोमीटर काम फ्लैट वस्तुओं के लिए आता है। सो हियर वी विल यूज स्क्रू। थिकनेस ऑफ पेपर मैंने एग्जांपल दे दिया, स्क्रू गेज, थिकनेस ऑफ पेपर। अब आता है कि मॉलिक्यूल, सपोज आप पानी पीते हो, क्या कभी आप एक मॉलिक्यूल देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो रेंज हमारी आंख देखने के लिए भगवान ने नहीं बनाया। सो हम उसको क्या करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे? नहीं, साइंटिस्ट तो उसको भी पता करता है कि जो एक मॉलिक्यूल है, या ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, उसकी साइज क्या है। तो उसकी साइज पता करने के लिए वो क्या कर रहा है, कुछ और तरीका ढूंढेगा। उसके लिए उसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया? We use optical microscope. What we use? Optical microscope for the range of 10⁻⁻10 meter, 8 meter to 10⁻⁻10 meter. We use optical microscope. और here we can say here it is the size of the molecule we measure with this. क्योंकि रेंज देखो छोटा होता जा रहा है, रेंज एकदम, फिर इसको एकदम बड़ा कर दूंगा मैं, तो ये इतना हो गया। अब आ गया आपका मॉलिक्यूल्स की साइज अलग अलग होती है। दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए हम ओलिक एसिड को भी यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि आपके दूध के ऊपर मलाई आ जाती है या कोई लेयर आ जाती है कहीं पे, उस लेयर की जो मोटाई है वो निकालने के लिए क्या करें? ये सब तो काम नहीं आएंगे, ठीक है। सपोज आप ओनियन होता है, ओनियन, अब ओनियन का जो वो मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली, और उसको कैसे निकालेंगे? तो उसकी साइज के लिए हम ओलिक एसिड वाला यूज़ करेंगे और उसकी साइज निकाल लेंगे। तो ये भी किस में आएगा? हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आएगा। ये सब आप समझ समझना, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, ये सब मेजरमेंट ऑफ लेंथ है ना। तो ये भी साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम ओलिक एसिड को भी यूज़ करते हैं। अगर साइज उस टाइप का है, देखना पड़ता है कौन से क्या करना है। सब्जी काटना है तो चाकू चाहिए, लड़ाई करने जाना है तो तलवार चाहिए। तो ऐसे जब जैसी चीज़ है उसके हिसाब से हमको जरूरत पड़ रहा है। आगे नीचे आ जाओ। अब मान लो यहाँ पे वेव आ रहा है, लाइट वेव्स, ओके। सो जो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स, हीट वेव्स, जो भी वेव्स होती हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखती, उन सबको कौन मेजर करता है? अब जो चीज़ आंखों से नहीं दिख रही, पकड़ाई में नहीं आ रही, अब यहाँ लाइट है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे? तो उसको हम फिर और भी नीचे चलेंगे, 10⁻⁻10 मीटर,
टू 10⁻⁻15 में 10⁻⁻15 मीटर क्या है? साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? पहले मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की साइज के लिए हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर उसके लिए हम आगे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, इसको बोलते हैं फर्मी, और इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। सो अगर हमको साइज ऑफ न्यूक्लियस निकालना है तो दुनिया में जो भी चीज़ है उसमें मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल की साइज के लिए हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ओलिक एसिड जैसी तरीके हैं। ठीक है भाई साहब। अब आगे हमारे पास वेव। वेव मतलब लाइट वेव, वो दिखता ही नहीं है लेकिन उसकी लेंथ तो होती है भाई साहब, जिसको हम वेव का लेंथ बोलते हैं। वेव लेंथ तुमने 9th में पढ़ा होगा, ये वाला वेव लेंथ। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर जो चलता है उसको वेव लेंथ बोलते हैं। तुमने ऐसा भी पढ़ा होगा कि दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को भी वेव लेंथ बोलते हैं। एक ही बात है, ये आधा एक और ये पूरा एक, तो एक ही बात है। कुछ भी बोलो, बच्चों को हम ऐसे पढ़ा देते हैं, पर अभी 11th में थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ओके, इसीलिए आप पढ़ते हो ना कि ऑक्सीजन की जितना भी न्यूक्लियस होता है उसकी साइज क्या होती है? 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15। अब आता है बच्चों थोड़ा बड़ा, ये हो गया सब छोटा। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। अगर हमको लेंथ, पेज का लेंथ मेजर करना है, रूम का लेंथ मेजर करना है, मतलब 10⁻³ मीटर का मतलब हो गया 1 मिलीमीटर से लेकर 100 मीटर तक अगर मेजर करना है, वी विल यूज मीटर स्केल। उससे थोड़ा छोटा लेंथ है, जैसे रेडियस ऑफ वायर निकालना है या रेडियस ऑफ पाइप निकालना है, तो उसके लिए मीटर स्केल यूज नहीं आएगा। फिर उसके लिए मीटर स्केल वर्नियर यूज करेंगे। मान लीजिए मुझे बाल की साइज निकालना है तो उसके लिए वर्नियर यूज नहीं होगा, उसके लिए स्क्रू गेज। मुझे मान लीजिए कांच का इस पेज की मोटाई पता करना है तो उसके लिए मेरे पास स्पेरोमीटर यूज होगा, उसके लिए दोनों यूज नहीं होंगे। अब समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? सब्जी काटना है तो चाकू अच्छा लगता है, और वहाँ तलवार से अगर मम्मी सब्जी काटेगी तो आपको क्या करोगे? डर जाओगे ना। तो वही हम भी यही कर रहे हैं कि जैसा लेंथ वैसा है। अब यहाँ से आया 10⁻⁻15 8 मीटर टू 10⁻⁻, इट्स ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फिर यहाँ पे आ गया ओलिक एसिड साइज, मॉलिक्यूल साइज एंड दिस इज, ये सारा का सारा हो गया बच्चों। अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं। बड़ा मतलब क्या? ये दीन दुनिया की बात हो चुकी है। अब उसकी बात करो जो दूसरी दुनिया है। दूसरी दुनिया मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मतलब प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसकी बात करते हैं, तो मैं अब उसमें आ रहा हूँ। इसके लिए बोला जाता है बच्चों लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड अभी तक है जो हमको डिस्कस है, दैट इज पैरालॉक्स मेथड। पैरालॉक्स मेथड। अब लार्ज डिस्टेंसेस की जो यूनिट्स होती है वो यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखी है। लार्ज डिस्टेंसेस को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मेजर करते हैं। इनकी वैल्यूज, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, क्योंकि मैं अभी आपको वैल्यूज वगैरह तो टेक्स्ट बुक में दिया है, मुझे सिर्फ आपको चैप्टर में क्या है वो बताऊंगा, तो बाकी तो आप लोग कर लोगे, अच्छे बच्चे हो। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेटा, इसका हम शॉर्टकट में एयू बोलते हैं। लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, देखो लेंथ कोई भी होगा मीटर में ही चलेगा। अब आप बोलोगे आपने तो किलोमीटर बोला ही नहीं। नहीं, किलोमीटर यहाँ अलाउड ही नहीं है, वो प्रैक्टिकल यूनिट है। ऐसे आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो प्रैक्टिकल यूनिट है लार्ज डिस्टेंसेस का। आपका गांव का डिस्टेंस आप बता रहे हो, आपके शहर का डिस्टेंस आप बता रहे हो सूरत से, वो प्रैक्टिकल डिस्टेंस है। पर फिजिक्स में अगर साइंस में बात करोगे तो आपको मीटर ही बताना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसे आप एक गाड़ी का स्पीड बोल सकते हो कि 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, बट फिजिक्स में ना तो किलोमीटर चाहिए ना पर आवर चाहिए। किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में लाना है। इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। सो फिजिक्स में क्या चलता है अभी हम वो बात कर रहे हैं। बाकी आपका सवाल बन सकता है सर किलोमीटर तो आया ही नहीं। किलोमीटर यहाँ नहीं चलता बेटा, यहाँ एक ही चीज़ चलेगा बच्चा लोग, और वो चलेगा मीटर। बस आप मीटर को समझो, ठीक है? और ये मीटर ही है सारे के सारे, जितना भी है 100 मीटर है बेटा, 100 मीटर। ओके, तो लार्ज डिस्टेंसेस का यूनिट क्या क्या होता है बेटा? सबसे पहले होता है लाइट ईयर, दूसरा होता है बच्चा लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा लोग
AU, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है LY, L फॉर लाइट, Y फॉर ईयर, A फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, U फॉर यूनिट। ठीक है बेटा लोग, अब आगे चलते हैं। तो फिजिक्स में जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम बात कर रहे हैं बच्चा लोग, वो 10⁻⁻15 मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखो फिजिक्स का रेंज देखो आप, दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है? न्यूक्लियस। उसको भी फिजिक्स ने मेजर कर लिया। दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यूनिवर्स। वो कितना लंबा है, वो कितना चौड़ा है, वो कितना फैला हुआ है, उसको भी मेजर कर लिया। वो कितना है? 10⁻, दिस इज साइज ऑफ यूनिवर्स। साइंस लिया है ना आपने, तो फिजिक्स पढ़ना सीख लो। फिजिक्स का मतलब यह नहीं होता है कि एक डेफिनेशन लिखा और उसको रट्टा मार ले, नहीं, खत्म। आज नहीं तो कल खत्म, कल नहीं तो परसों खत्म, पर आदमी खत्म हो जाएगा। आपको फिजिक्स ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तो आप ज़्यादा सर्वाइव करोगे। एनीवे, तो आपको देखा कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ के ऊपर पूरा एक लेक्चर जा रहा है। लोग इसको 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ये फलाना ठिकाना तुम ही पढ़ लेना। अरे तुम ही पढ़ लोगे, बच्चे को नया नया आया है तो तुम ही पढ़ लेगा, मतलब फिर आपके पास आता है क्यों? अगर वो खुद पढ़ लेता तो तुमको क्यों पूछता? इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। मैं किसी से भी कुछ भी पूछूंगा बाद में, अब जब मिलेंगे तब मिलेंगे, पता नहीं इस साल तो मिलने से रहे। तो रेंज क्या होगा? 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻26 मीटर। लार्ज डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं बेटा पैरालॉक्स मेथड से। यही एक मेथड है जिसको हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तब तक तुम इसको एक बार अच्छे से देख लो 2 मिनट, उसके बाद मैं पैरालॉक्स को समझाता हूँ। So measurement of length includes, what is the range? Range means the minimum length which we measure, that is size of nucleus, to what is the highest, सबसे बड़ी दुनिया की चीज क्या हो सकती है? that is universe, ब्रह्मांड। उसकी साइज होता है 10⁻26 मीटर। बट मैंने आपको बोला कि जो लेंथ होता है उसको हम मीटर, फिजिक्स हमको सिर्फ मीटर ही अलाउड करता है, इसलिए मीटर ही लिख रहा हूँ। पर हम जब लार्ज डिस्टेंस का बात करेंगे तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। किलोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, लाइट ईयर का यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको पैरालॉक्स मेथड बता रहा हूँ डिटेल के अंदर, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। पहले पैरालॉक्स का मतलब क्या होता है? मान लो ये पेड़ है और यहाँ एक बच्चा है। अगर इसकी लेफ्ट और राइट आई से इसको देखता है, सपोज पहले इसको लेफ्ट आई से देखता है और फिर इसको राइट आई से देखता है, तो आप करके देखना, आप घर पे करके देखना। पहले पैरालॉक्स का मीनिंग क्या होता है? आप एक चीज़ को फिक्स कर लेना, दीवार पे कोई निशान बना लेना। पहले एक आंख से देखना, फिर इसको बंद करके इसको देखना, फिर इसको बंद करके इसको देखना। तो जब आप एक बंद करके इससे देखोगे और इसको बंद करके इससे देखोगे तो आपको थोड़ा वो शिफ्ट नज़र आएगा, इसलिए उसको बोला जाता है पैरालॉक्स। तो
तो पैरालॉक्स का मतलब है कि जब हम एक ही वस्तु को दो अलग अलग आंखों से देखते हैं तो ये कैसा लगता है, उसमें जो शिफ्टिंग होता है उसको बोला जाता है पैरालॉक्स। हमको लगता है वो खिसक गई, एक्चुअली वो खिसकती नहीं है हमको, क्योंकि हमने देखने का तरीका, पहले हम लेफ्ट आई से देख रहे हैं ऐसे, तो मेरे को यहाँ दिख रहा है, अब मैंने क्या, अरे यार ये तो चेंज हो गया ऐसे, तो हमको लगता है कि जैसे मैं स्विच बोर्ड देख रहा हूँ, तो जब मैं इस आंख से देख रहा हूँ तो मोबाइल के थोड़ा पीछे आ गया, अब जब मैं ऐसा देख रहा हूँ तो मोबाइल से इतना इंच इधर हो गया है। तो अब मेरे को क्या लग रहा है कि मैं तो एक जगह खड़ा हूँ, वो बोर्ड भी अपनी जगह, कुछ भी नहीं हिला है यहाँ से, फिर भी मेरे को क्या है, दोनों आंख से देखने में क्या है ना, उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो पैराडॉक्स का मतलब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड from two different positions, it seems to be shift. ऐसा लगता है वो चली गई है, थोड़ी खिसक गई है, पर ऐसा होता नहीं है। ये जो हमको सीम्स मतलब महसूस होता है, मालूम होता है, मालूम कैसे लिखते हैं, मालूम नहीं, ऐसा ठीक है, सीम्स, तो ऐसा मालूम होता है। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी पोजीशन बदल गई, इसकी पोजीशन बदल गई, पर ये हमारा सिर्फ आंखों का धोखा है। It never happens, guys. So now till end I will be using the English only. So when we observe an object from a fixed position by our left eye, then right eye, the left eye, then right eye, and it seems to be shifted, this process or this happening, whatever is going to be happen like this, is known as a parallax. Now how it is useful for us, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल हो गया, तो बच्चों को पहले पैरालॉक्स समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या किया, मान लो यू डिसाइडेड दैट आई वांट टू मेजर द साइज ऑफ अ सैटर्न, तो सपोज ये सैटर्न है, अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेनेट, अब आप रहते हो यहाँ पे, ये तुम्हारी दुनिया है जिसको तुम अर्थ बोलते हो, ठीक है ना भैया, तो सैटर्न बना देते हैं ऊपर, दिस इज प्लैनेट, सपोज सैटर्न, तो ये हो गया तुम्हारा अर्थ। अब आप चाहते हो कि मैं पता करना चाहता हूं कि हमारी अर्थ से सैटर्न कितना दूर है, तो हम एक्चुअली पता करना चाहते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटर्न। तो ऐसा भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये मेथड क्या बोलता है, तो इसके लिए वो हमको बताता है कि अब दो आंख की जगह आप दो पोजीशन ले लो, लेकिन ये पोजीशन क्या होना चाहिए वो समझ लो। अगर ये नॉर्थ पोल है तो दूसरी पोजीशन साउथ पोल होना चाहिए। देखो इसको मतलब ये नहीं कि आप गए अपनी छत पे कि मेरे को सर ने पैरालॉक्स सिखा दिया और एक छत के कोने में खड़े होके उधर देख लिया टेलीस्कोप से, दूसरे कोने में खड़ा होकर देख लिया और नीचे आके बोलता है मेरे को मेजर कर लिया, मैंने मेजर कर लिया, मुझे सैटर्न दिख गया। इट्स नॉट गुड। If you want to observe, parallax means what is your, as you have two different eyes and observing the single object, these two positions should be taken on the earth. Suppose it is north pole, then second one observation point should be of north south pole, and distance between them is known as a bias, B for bias, bias मतलब दोनों के बीच का gap। The positions of bias का meaning होता है बच्चों, कोई नहीं बताएगा, positions of ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे बच्चों लोग, पहले किस प्लेनेट को यहाँ से खड़े होकर देखो,
सपोज ऐसे देखोगे तुम, फिर यहाँ से खड़े होके देखो उसको, सपोज तुम्हारी ये क्या है, रे ऑफ साइट, तुम्हारी आंख देख रही है इसको, यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस वे। तो फाइनली सपोज योर आईज फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशंस मेकिंग सम एंगल थीटा, एंड दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस। अब आप बोलोगे डिस्टेंस तो ऐसे लेना चाहिए, बिल्कुल सही है आपकी बात, पर हम ले कैसे सकते हैं, वी कैन नॉट डू दैट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़िया मैथ्स का एक फॉर्मूला मारेंगे। अब आप बोलोगे मैथ्स का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे बच्चे सीधा फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं। बेटा क्या रात में मारते हैं मालूम, मैं बता रहा हूँ, वो सीधा रट्टा मार लेते हैं, d इक्वल्स टू b बाई थीटा, और ये नहीं मालूम ये कैसे आया, हाउ के रट्टा मार लिया उसने, और रट्टा मार के खुश, क्या है ये, कुछ भी नहीं। याद करो 10th स्टैंडर्ड, छोटी सी बात, उसमें एक सर्कल पड़ा होगा, तो ये सर्कल का सेंटर हो गया O, ये होगा आपका रेडियस, ये हो गया आपका एंगल, और ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता था, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एल अपॉन आर। देखो एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता था, 10th का फॉर्मूला है ये, एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो ये रेडियस हो गया। अब इसको वहां लगा दो ना भैया, किसने मना किया है, देखो इसको ले लो सेंटर, और इसको थोड़ा ऐसा समझ लो। अब आप बड़ी बड़ी चीजें बात करो तो छोटा मोटा तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा आपको। तो ये हो गया आपका रेडियस, तो देखो ये रेडियस का काम करेगा, एंगल की जगह एंगल है, और ये आपका जो था लेंथ ऑफ आर्क का काम करेगा। सो आप ये फॉर्मूला फिट कर दो, और फिर इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका 10th स्टैंडर्ड से आप 11th स्टैंडर्ड सीख जाओगे। तो आपने क्या सीखा, 10th स्टैंडर्ड से सीधा 11th स्टैंडर्ड सीख लिया, और दिल में ये विश्वास रखो कि मैंने रट्टा नहीं मारा, मेरे को हुकुम सर ने रट्टा नहीं मारने दिया, ठीक है। अब आप सोचोगे इसको रट्टा से क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब रट्टा मारो, वो बच्चे फेल हो जाते हैं आगे जाकर, बस इतनी दिक्कत। दो बच्चे फिजिक्स को रट्टा मारते हैं, वो आगे जाके फेल हो जाते हैं, बस यही दिक्कत है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया में फेल हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। थीटा की जगह थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाओ, थीटा के प्लेस पे थीटा रहेगा। लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे b हो गया, तो b रख देंगे, और रेडियस की जगह क्या आएगा, डिस्टेंस, तो रेडियस की जगह डिस्टेंस रख देंगे। लेकिन हमको ये फॉर्मूला तो चाहिए, इस d को वहां पहुंचाओ, तो यहाँ पे d बराबर क्या आ जाएगा, b अपॉन थीटा, और ये फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ, by using parallax method we can find the distance of far distant objects like planets, stars, this all। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि जो थीटा है उसको हमेशा रेडियन में लेना है, ओके। बाकी ये तो डिस्टेंस है तो मीटर में ही आएगा, और ये भी मीटर में या किलोमीटर में आएगा ऐसा। सो दिस इज योर पैरालॉक्स मेथड। अब इस पैरालॉक्स मेथड को वापस आप एक बार देख लेना टेक्स्ट बुक, ये इतना सा नहीं है, इसके साथ आपको लिखना पड़ेगा सपोज ए और बी आर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स ऑन द अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज b, b is known as a bias। suppose there is a planet, okay, which is observed from the two opposite positions on the planet earth, suppose north pole and south pole, and making an angle theta at the planet। suppose the ray of sight from here and here is only the distance, यही है हमारा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते पैरालॉक्स में। क्यों नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया अभी, आँख कैसे देख रहा था, पैरालॉक्स का मतलब क्या है, ये पहले इससे देख रहे हो, फिर इससे देख रहे हो, फिर इससे देख रहे हो, तो ये ऐसा होना चाहिए,
तो वैसा ही हो रहा है। अब आपको ये रट्टा नहीं मारना है, आपने इसमें ये वाला फॉर्मूला मारा है, छोटा सा फॉर्मूला, एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। समझ में आया बच्चों? एंजॉय करोगे बेटा खूब, ओके? एंजॉय करो खूब, फिजिक्स पढ़ो मस्त।